हाय गाइस, वेलकम टू स्टूडेंट अड्डा चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट अड्डा 247 पर। तो चलिए आज फिर से एक लाइव सेशन में ज्वाइन करते हैं हम सभी मिलकर के और क्लास को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं बता दूं कि आप सभी के सामने मैं लेकर के हाजिर हूं, जो कि चैप्टर नंबर 6 रहेगा आपको, जो कि इससे रिलेटेड है। अध्ययन नंबर 6 है, जो कि मैं बता दूं कि इससे पहले हमने 5 चैप्टर कवर कर चुके हैं। 5 में से 4 चैप्टर जो था वो आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड था, यानी रसायन शास्त्र के, जिसका हमने एक डिटेल्स डिस्कशन कर चुके हैं। गाइस जाके आप लोग प्लीज़, मैं आपको प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, वहाँ जाके चेक कीजिए प्लेलिस्ट को और वहाँ जाके अपना अध्ययन को जरूर स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। मैं बता दूं कि कल से मैं बायोलॉजी का स्टार्टिंग कर चुका हूं, जिसमें कि आप लोगों को बायोलॉजी में कंप्लीट कराने वाला हूं। आज चैप्टर नंबर 6 है, लेकिन मेनली जो ये चैप्टर होगा, ये चैप्टर आपको सेकेंड है, जिसमें हमने कल सेल्स के बारे में, जो कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल, यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की मूलभूत जो संरचनात्मक इकाई जो होती है, उसके बारे में हमने कल पढ़े थे। और आज उससे थोड़ा लेवल ऊपर करते हुए, जिससे कि शरीर या अंग तंत्र का निर्माण होता है, अंग का निर्माण होता है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कम्प्लीटली। मैं बता दूं कि इस क्लास को लेने के बाद आप सभी को जिस भी एग्जाम में, चाहे वह कम्पिटिटिव लेवल और जहां भी टेस्ट एग्जाम में, आप थ्योरी स्कूल लेवल जहां की एग्जाम में देते हैं आप, तो आपको इस सेशन के पढ़ने के बाद आपको कहीं भी किसी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक रियलिटी मैं बता दूं कि ये क्लास में इस तरह से मैं डिटेल्स में पढ़ाने वाला हूं, जिसमें कि आप सभी को किसी भी प्रकार की ना तो दिक्कत होंगी और आपकी सारी प्रश्न का सवाल का आंसर मिलने वाला है यहाँ पे, और वो भी डिटेल्स डिस्कशन में करने वाला हूँ थ्योरेटिकल चीज़ें को। तो आप सभी से निवेदन होगा कि आप सभी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही तरीके के साथ आप सभी के साथ सेशन लेने वाला हूँ और बहुत ही तरीके के साथ डिटेल्स जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बातें क्या करेंगे, सेशन में हम देखते हैं क्या महत्वपूर्ण है, क्या हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्या हमारे नॉलेज लिए इंपॉर्टेंट है, और क्या हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से बन सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स है जो कि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। एक नीचे लाल कलर का बटन होगा, यहाँ रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, आपको सब्सक्राइब जो होता है उसको आपको प्रेस करना है, और यहाँ एक बेल का आइकन होगा, उसको आपको प्रेस कर देना है, ताकि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आप अपने दोस्तों में, ताकि सभी दोस्त अपनी तैयारी में चांद लगा सके और अपनी तैयारी को इम्प्रूवमेंट कर सके। तो मैं बता दूं एक नॉलेज के लिए बात है कि मैं आपको एक महीने के बाद जो है, आप सभी जो 9th तो नहीं, 10th और 12th के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, उसका मैं कंप्लीट क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन दूं? यदि आप सभी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि हम अगले महीने से, हम सितंबर से आप लोगों के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आ पाऊँ और आप सभी को वो सॉल्यूशन दे पाऊँ। तो चलिए आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर है आज का सेकेंड, यहाँ लिखा हुआ है 6, लेकिन है चैप्टर हमारा एक्चुअली सेकेंड, जो कि हमारा चल रहा है यहाँ पे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर दूसरा है, जिसका नाम है आपको टिश्यू। जिसका नाम क्या है? टिश्यू, यानी उत्तक, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तक क्या है इसके बारे में हम जानते हैं, और उत्तक के कौन कौन से परिभाषाएं हैं इसके बारे में अब हम यहाँ जानना प्रारंभ करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है कि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि सभी जीवित प्राणी या पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। इससे पीछे वाले अध्याय में हमने कोशिका सेल्स जो है उसके बारे में डिटेल्स डिस्कशन किए हैं। प्लीज़ गाइस जाके वहाँ उस वीडियो को देखिए और अपने नॉलेज को इसको कंटिन्यू कीजिए। पिछले अध्याय में हमने क्या पढ़ाए थे आपको कि पिछले अध्याय में सभी जीवित प्राणी, जितने भी जीवित प्राणी है, जो भी जीवित इस संसार में जीवित प्राणी है, उसका निर्माण जो हुआ, इसका स्ट्रक्चर जो हुआ है, उसकी रचना जो है, उसका रचना का मूलभूत इकाई क्या है? उसका मूलभूत इकाई आपको कोशिकाओं से बने होते हैं, यानी वो जो जीव बने हुए होते हैं वो कोशिकाओं के बने हुए होते हैं, कोशिकाओं से बने होते हैं। एक कोशिका जीव में, अब एक पॉइंट आता है कि एक कोशिका जीव में, जो जीव एक कोशिकीय होते हैं, यानी जिसमें एक ही सेल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, एस्पायरो वगैरह, इस प्रकार की जो एक कोशिकीय जीव है, उसमें क्या होता है कि उनके जीवन की जो भी मूलभूत क्रियाएं होती है, यानी उनका खाना पीना, जो एक्सक्रीशन यानी
जो भी क्रियाएं होती है, रिप्रोडक्शन, जो भी प्रकार की उनके जैविक क्रियाएं होती है, वो सभी उनके एक ही सेल्स के द्वारा किए होते हैं, संपन्न होते हैं। यानी सभी कार्य एक ही कोशिकाएं द्वारा किए जाते हैं। एक कोशिकीय जीव में क्या होता है कि एक कोशिकीय जीव में जितने भी उनके लाइफ से रिलेटेड दैनिक दिनचर्या और दैनिक दिनचर्या के अलावा उसके लाइफ में जो भी काम रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, यानी जो भी काम होते हैं वो एक ही सेल्स के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। लेकिन जैसे अमीबा कोशिका गति भोजन के लिए गैसीय विनिमय, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अमीबा, जैसे अमीबा के बारे में हम लेते हैं। अमीबा में एक ही कोशिका होते हैं। अमीबा में क्या होते हैं, एक ही कोशिका होते हैं, जिससे क्या होता है वो एक ही कोशिका के द्वारा गति भी करते हैं, भोजन लेने की प्रक्रिया भी करते हैं। गैसीय विनिमय, गैस का एक्सचेंज यानी जिसको विनिमय कहते हैं, वो भी सारी क्रियाएं, और उत्सर्जन जिसको एक्सक्रीशन बोलते हैं, क्रिया संपन्न की जाती है। इस प्रकार की जो भी क्रियाएं होते हैं उनके डेली लाइफ से और उनसे लाइफ से रिलेटेड वो सारी क्रियाएं एक ही सेल्स के द्वारा संपन्न किए जाते हैं एक कोशिकीय जीव में। लेकिन वहीं पे क्या होता है, बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं, यानी लाखों की संख्या में बहुकोशिकीय जीव में सेल्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन, जो मानव ही है, इसमें लाखों सेल्स से इस बॉडी का निर्माण हुआ है। इस बॉडी का जो निर्माण हुआ है तो ये क्या है, ये मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय है। यानी इसके जो भी कार्य है उनको करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक्सक्रीशन, जैसे हार्ट है, रिप्रोडक्शन, इस प्रकार की यानी अदर जो भी काम है उसके लिए अलग अलग सेल्स डेवलपमेंट है हमारे इस बॉडी में। तो ये होगी कि क्या हो गया आपको मल्टी सेलुलर, इससे जिसमें एक से अधिक सेल हो उसे मल्टी सेलुलर, जिसमें एक ही सेल के द्वारा सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं उसे यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय जीव कहते हैं। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं। इनमें अधिकतर कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कार्यों को संपन्न करते हैं, यानी इसमें कुछ कोशिकाएं जो अलग अलग कार्य को करने का काम करते हैं। ये तो चीज़ें हमने आपको बता ही दिए। नेक्स्ट आता है कि प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विशेष समूह द्वारा किया जाता है। यानी जो भी कार्य होते हैं मल्टीसेलुलर यानी बहुकोशिकीय जीव में, प्रत्येक विशेष कार्य को करने के लिए विशेष सेल्स और विशेष ऑर्गन डेवलप्ड होते हैं, ताकि उस कार्य को प्रॉपरली वो संपन्न कर पाएँ और उसका प्रॉपर वो सॉल्यूशन दे पाएँ। तो कोशिकाओं के विशेष समूह कार्य की अति दक्षता, ध्यान देंगे कि क्या कर रहा है, कोशिकाओं के विभिन्न समूह द्वारा किया जाता है। कोशिकाओं के ये समूह से होते हैं कार्य समूह, एक विशिष्ट कार्य को ही अति दक्षता पूर्वक संपन्न करने की क्षमता होते हैं। यानी विशिष्ट कार्य को ये कोशिकाएं जो मिलकर के होते हैं दक्षता रखते हैं, यानी इनके अंतर्गत पावर होती है यानी शक्ति होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम आपको मनुष्य में ही लेते हैं, मानव ह्यूमन में पेशियां, मसल्स जो जिसको बोलते हैं मसल्स, पेशियां कोशिका फैलाती है और सिकुड़ती है, जिससे कि क्या होती है, जिससे मोशंस होती है, गति होती है। तंत्रिका कोशिकाएं संदेश की वाहक होती है। तंत्रिका सेल्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए ब्रेन हमारा कैसे काम करता है। मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ कि हमारा ब्रेन किस प्रकार से काम करता है। आपके हाथ में चोट लगता है तो आपको ब्रेन को कैसे लगता है कि चोट लग गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ चोट लगा और इससे तंत्रिका सेल्स, यहाँ बता दें तंत्रिका सेल्स बिछे हुए थे। ये सेल्स आपको यहाँ ब्रेन के पास तंत्रिका के द्वारा यहाँ पहुँचता है और उसको ये फील्स करते हैं, यानी तंत्रिका के द्वारा रक्त क्या है, यह रक्त ये अनुभव करता है, तंत्रिका संदेश को कलेक्ट करता है और रिसेप्टर्स के मदद से ये मैं आपको बताऊंगा डिटेल्स में, यहाँ पहुँचाता है, तब जाके उस पर प्रतिक्रियाएँ होती है। यानी इसके लिए अलग अलग अंग डेवलप्ड है, जैसे कि गति होती है, रक्त ऑक्सीजन, रक्त जो है रक्त में क्या है, रक्त ऑक्सीजन, रक्त में क्या है, रक्त कैसे, अब आपको मैं बता दूं कि ब्लड जो है ना, इसमें बॉडी में जो ब्लड है ना, ब्लड ये आपको बाइक से भी काफ़ी स्पीडली ये मोशन करते हैं, यानी गति करते रहते हैं। गति करने का मतलब ये 180 से भी काफ़ी हाईली स्पीड होते हैं। ब्लड का जिसको रक्त परिसंचरण बोलते हैं। तो ये जो है रक्त में ऑक्सीजन, भोजन और हार्मोन अपशिष्ट का वाहन करते हैं। रक्त में क्या होते हैं, रक्त में जो भी अपशिष्ट जो कार्य के लायक होते हैं, रक्त के रक्त के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें होते हैं, उसको क्या करते हैं, रक्त अपने अंदर ले लेते हैं। और जो एक्स्ट्रा होते हैं, जो कार्य के से एक्स्ट्रा होते हैं, उसको क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को वहन करता है, यानी बाहर निकाल देता है, वहन करता है। पौधों में वाहक नलियाँ से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। पौधे में क्या होते हैं
कि जैसे फॉर एग्जांपल कि यदि पौधे में भोजन चाहिए, पानी चाहिए, तो उसके लिए अलग अलग वहाँ नलिका है। तो पौधे में मैं बता दूं कि पौधों में जो है भोजन के लिए आपको कौन सी जाइलम, पौधों में भोजन के लिए आपको फ्लोएम, और जल के लिए यहाँ जल के लिए क्या होते हैं, पौधों में जल की मात्रा को पर्याप्त आपूर्ति के लिए कौन सी अंग होते हैं भी डेवलप्ड होते हैं, वो जाइलम डेवलप्ड होते हैं। और भोजन के लिए फ्लोएम, ये मैं बताऊंगा अभी आपको। तो ये पौधों में ये सारी होती है क्रियाएं, जिससे ज्ञात होती है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य निश्चित कोशिकाओं के द्वारा विशिष्ट के द्वारा संपन्न होती है। फ्लोएम तथा पेशी उदाहरण है। चलिए यहाँ सबसे पहले आप सभी एक उत्तक के बारे में, यहाँ पॉइंट है इसके उत्तक के बारे में लिखिए। उत्तक के बारे में आप सभी लिखेंगे, उत्तक के बारे में, कि उत्तक के बारे में उत्तक लिख कर डैश देंगे आप लोग। उत्तक लिखेंगे, उत्तक लिख कर, जिसको अंग्रेजी में लिखना है आपको टिश्यू लिख करके डैश देंगे। टिश्यू के बारे में लिखेंगे कि कोशिकाओं के समूह को, एक ही लाइन में परिभाषा लिखेंगे, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। कोशिका, अब यहाँ मेनली आते हैं कोशिका कहते हैं, कोशिका के बारे में आपको आगे बताएं, लेकिन यहाँ भी आपको थोड़ा सिंपली बता देते हैं कि जीवों की आधारभूत संरचनात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या कहलाता है, कोशिका कहलाता है। और यही कोशिका के समूह को क्या कहलाते हैं, उत्तक मिलके अंग बनाता है, अंगतंत्र मिलके अंग, और अंग मिलकर के पूरा बॉडी बनाता है। ये सारी मैं बताऊंगा आपको आगे। क्या पौधे और जंतु की, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के उत्तकों के बने होते हैं। यहाँ डिफ्रेंशिएट करना है कि क्या मानव और एक पौधों के बारे में कंपैरिजन करके बताइए कि क्या मानव और पौधों के जो उत्तक से बने हुए हैं, क्या ये सेम ही होते हैं, सेम उत्तक से इनका दोनों का फॉर्मेशन हुआ है, निर्माण होता है, यानी पौधे के भी उत्तक सेम है और मानव के भी उत्तक सेम है। तो इसके बारे में बताएंगे। आइए हम यहाँ पढ़ेंगे कि आइए हम विभिन्न उत्तकों की संरचना तथा उसके कार्यों की तुलना करें। यानी आइए हम विभिन्न प्रकार के उत्तक और उसकी क्या क्या संरचनाएं, क्या उसके स्ट्रक्चर और क्या क्या उनके कार्य होते हैं, उनके बारे में तुलना करते हैं। क्या पौधे और जंतु देखिए, ध्यान देंगे, क्या पौधे और जंतुओं की रचनाएं समान होती हैं। यहाँ बताएंगे आप सभी कि क्या रियलिटी है कि पौधे की जो रचना होती है, उत्तकों की रचना, वो और एक मानव की रचना क्या सेम होती है, इसके बारे में यहाँ बताएंगे। तो ये होंगे नहीं, यहाँ है कि दोनों में स्पष्ट अंतर होता है। दोनों में क्या होता है, क्लियरली बता दूं कि दोनों में क्या होता है कि स्पष्ट अंतर होता है, क्लियरली अंतर होता है। पौधे स्थिर होते हैं, पौधे क्या होते हैं, पौधे स्टेबल होते हैं, स्थिर होते हैं। पौधे घूमने फिरने जाते, गति करते हैं, नहीं गति करते, उसका इंटरनल गति होता है। नहीं का तो जवाब ही नहीं होता है। पौधे गति करते हैं लेकिन वो इंटरनल गति करते हैं, और मानव क्या करते हैं, ये एक्सटर्नल गति, यानी एक जगह से दूसरे स्थान परिवर्तन करते हैं, और पौधे स्थान परिवर्तन नहीं करते। यही डिफ्रेंशिएट मेनली है। लेकिन यहाँ हम उसके बारे में डिटेल्स जानकारी प्राप्त करेंगे। चूंकि उन्हें सीधी खड़ा होना होता है, पौधे को क्या होता है, सीधा डायरेक्टली स्टेट में सीधा खड़ा होना होता है, अतः उसमें बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाला उत्तक होते हैं। इसलिए उसमें क्या होती है, ज़्यादा मात्रा में खड़ा रहने वाले उत्तक, यानी उसे स्टेट सीधी में खड़ा होना है, तो उसके लिए उसके ज़्यादा मात्रा में उत्तक होते हैं। ये सहारा प्रदान करने वाले उत्तक प्रायः मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। ये क्या होते हैं, डेथ सेल्स के द्वारा इनके खरे हुए कोशिकाओं का से इनके उत्तक का निर्माण हुआ रहता है, मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। दूसरी ओर पहले तो ये हम आपको ये बताएं कि दोनों में स्पष्ट अंतर है। क्योंकि सीधी खड़ा होने, देखिए पौधों में सीधी खड़ा होने के लिए, क्लियर नहीं हो आपको बता रहे कि पौधे में सीधी खड़ा होने के लिए खड़े होना होता है, अतः उसमें बड़ी मात्रा में सहारा देना वाले उत्तक होते हैं। पौधों को क्या होता है, उसे सीधी खड़ा होना होता है, तो इसलिए उसको ज़्यादा सपोर्ट्स की ज़रूरत चाहिए। तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में उत्तक खड़ा होने वाले उत्तक होते हैं। इसलिए ये सहारा प्रदान करने वाले उत्तक प्रायः मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। ये क्या होते हैं, डेथ सेल्स के द्वारा ये खड़े हुए उत्तक का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट आता है कि दूसरी ओर जंतु। सेकंड क्या है, दूसरी ओर जंतु दूसरी ओर क्या है, सेकंड क्या है, जंतु यानी लिविंग सेल, जिसको सीधी साथी और आश्रय की खोज इधर उधर विचरण करते हैं। मनुष्य में क्या होता है कि मनुष्य एक स्थान पे कहीं नहीं स्टेबल रहते, यानी ये डिफरेंट जगह बदलते रहते हैं, इनका स्थान परिवर्तित होते रहता है। तो इस प्रकार से ये मानव और ये पौधों में डिफरेंस आया कि
पौधों को खड़े रहने के लिए एक ज़्यादा मात्रा में सेल्स की ज़रूरत होती है, और ज़्यादा मात्रा में सेल्स की ज़रूरत होती है जिसके वो उसे मृत सेल्स की सहायता से वे खड़े रहते हैं। और मानव में क्या होते हैं कि मानव एक स्थान से दूसरे स्थान परिवर्तित करते हैं, जिस विचरण करते हैं, यानी घूमते फिरते। ये पौधों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा का उपभोग करता है। ये मानव और पौधों में क्या है कि प्लांट आपको कम एनर्जी खपत करता है और मानव क्या करता है, यानी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी का उपयोग करते हैं। जंतुओं के अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं, यानी मेनली क्या है कि जंतु के जितने भी ऊतक हैं, मैक्सिमम टाइप ऊतक जो भी क्या होते हैं, मैक्सिमम टाइप इसके ऊतक जीवित रहते हैं, यानी लिविंग होते हैं, जीवित रहते हैं, यानी लिविंग होते हैं। यहाँ ध्यान देंगे कि जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप, यहाँ ध्यान देंगे कि जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक और विभिन्नता है। जंतु और पौधों की बात करें तो एक और मेनली डिफरेंशिएट तो ये तो है कि उनके कुछ कोशिकाएं, देखिए ये जो खड़ा रहते हैं तो उसके मृत सेल से बनते हैं, और ये इसके जो एक स्थान से दूसरे स्थान परिवर्तित करते रहते हैं तो ये जीवित सेल से इनका निर्माण होता है। और दूसरा जो कारण बन के आता है, सीमित रहती है पौधों की वृद्धि कुछ, देखिए पौधों की जो डेवलपमेंट वृद्धि जो होता है, वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, इसका कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता। लेकिन जंतुओं में क्या होता है कि ऐसा सीमित नहीं रहता कि ये एक ही स्थान पे वृद्धि करेंगे, यानी ये अलग अलग स्थान पे जाकर के वृद्धि करने का कार्य करते हैं। ये कुछ ऊतक, यहाँ ध्यान देंगे कि पौधों में कुछ ऊतक जीवन पर विभाजित होते रहते। पौधों में क्या होते हैं, कुछ टिश्यू, कुछ ऊतक जो है जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। जीवन भर क्या होते हैं, विभाजित यानी डिवाइड होते रहते हैं। लेकिन ऐसे ऊतक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं। ऐसे ऊतक क्या होते हैं, कुछ सीमित क्षेत्र में ये सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता। जंतु में ऐसा नहीं होता कि एक ही सेल्स को बार बार डेवलप किया जाए। जंतुओं में ऐसा नहीं होता। पौधों के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ऐसे ऊतक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं। ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों के ऊतक पादप का वर्गीकरण किया गया है। यानी पौधों में क्या हुआ कि पौधों की जितनी क्षमता होती है उसी के आधार पर इसका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया। अब इसके बारे में क्या क्या दिया हुआ है इसके बारे में भी जानते हैं कि वृद्धि अथवा विभोज्यतक तथा अस्थायी ऊतक। वृद्धि ग्रोथ अथवा विभोज्योतक तथा अस्थायी ऊतक, यानी 3 प्रकार के ऊतक हैं। जंतुओं में कोशिका वृद्धि अथवा एक रूप होती है। जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एक रूप में ही होती है। जंतु कोशिकाओं में विभाज्य तथा अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। जंतु में क्या होती है, विभाज्य, डिवाइड और अनडिवाइड का कोई लिमिट एरिया नहीं है। और ये पौधों में क्या होता है, इनका लिमिट क्षेत्र है कि ये इतने विभाजित करेंगे और इतने ये डेवलप्ड होंगे। ये सारी चीज़ें पौधों में लिमिट होती है, लेकिन मानव में क्या होती है, ये लिमिट नहीं होते हैं। अंग और अंग तंत्र, देखिए यहाँ ध्यान देंगे, अंगों और अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं की अति विशिष्ट तथा सीमित होती है। यहाँ ध्यान देंगे, जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट तथा सीमित संरचना होती है। जटिल पौधों तथा जटिल जंतुओं की विशिष्ट सीमा होती है। यह मूल अंतर्जीवधारियों के 2 महत्वपूर्ण समूहों के यह मूल अंतर्जीवधारियों के 2 महत्वपूर्ण समूहों के जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। यानी ये जंतुओं की जो जटिल संरचना है, पौधों की भी जटिल संरचना है, ये 2 डिफरेंशिएट अंतर प्रस्तुत करते हैं, इन अंतर बताते हैं। विशेषकर इसके भोजन करने की प्रक्रिया, मानव के भोजन करने की प्रक्रिया और एक पौधे के भोजन करने की प्रक्रिया क्या सेम होते हैं? नहीं। इसका भोजन करने का प्रक्रिया अलग होते हैं और इसके भोजन करने का प्रक्रिया अलग होते हैं। संरचनात्मक स्ट्रक्चर, यहाँ ध्यान देंगे कि संरचनात्मक संगठन एक और पौधों के गतिहीन अस्तित्व तथा दूसरी ओर जंतुओं के प्रचलन के लिए अंगतंत्र के विकास हेतु विभिन्न प्रकार की अनुकूलित होते हैं। यहाँ ध्यान देंगे कि संरचनात्मक संगठन
स्ट्रक्चरल संगठन जो होते हैं, एक पौधों के पौधे क्या होते हैं, गतिहीन होते हैं, ये इंटरनल गति करते हैं। तथा दूसरी ओर जंतुओं के प्रचलन, जंतु क्या होते हैं, चलनशील, गतिमान होते हैं, गतिमान होते हैं। दूसरी ओर गति प्रचलन के लिए अंग तंत्रों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के अनुकूलित होते हैं। यानी पौधों में क्या होते हैं, पौधों में गति नहीं, एक्सटर्नल गति नहीं होती, मोशन नहीं होती, इनके इंटरनल गति होती है। लेकिन मानव में क्या होती है, एक जीव में क्या होती है, ये स्थान परिवर्तन करने का कारण, इसके लिए विभिन्न प्रकार के अनुकूलन माध्यम होता है। जटिल जंतुओं तथा पौधों के संदर्भ में अब हम ऊतकों के अवधारणा के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। यानी अब हम उसके जटिल ऊतकों के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ क्रियाकलाप दिए हुए हैं, हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में बना दिया हूँ, जो कि आप सभी को आपको पीडीएफ तो आसानी से मिलते होंगे, जिसका नाम है स्टूडेंट अड्डा 247, जहाँ मैं आप लोगों को पीडीएफ डालता हूँ। वहाँ से आप सभी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर दीजिएगा, उसको रीड कीजिएगा, ताकि आप लोगों को जब क्लास देखेंगे तो फिर आपको आसानी से समझ पाए। चलिए नेक्स्ट आता है कि ऊतक के प्रकार। प्रश्न आता है पादप ऊतक, यानी प्लांट टिश्यू। पादप ऊतक कौन कौन से हैं, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पादप ऊतक 2.1 विभज्योतक, यानी विभाजित होने वाले ऊतक, विभज्योतक। यहाँ ये क्या है, आप सभी जानते हैं ना, ये प्याज है। प्याज को कौन नहीं जानता, प्याज के बिना सब्जी अच्छा नहीं लगता ना, प्याज है ये। तो प्याज के मूल में वृद्धि होती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही सीमित होते हैं। पौधों में क्या होती है, एक निश्चित कांस्टेंट एरिया में वृद्धि निश्चित होती है। ऐसे भी विभाजित ऊतकों के भागों के पाए जाने वाले के कारण होती है। ऐसे क्या होते हैं, इससे क्या होता है, ऐसा विभाजित ऊतकों के उन भाग में पाए जाने के कारण होती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा उन भाग में पाए जाने, यानी देखिए यहाँ से पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। पौधों में क्या होती है, वृद्धि एक निश्चित क्षेत्र में ही होती है। निश्चित क्षेत्र से कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ऐसी विभाजित ऊतकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। ऐसा क्या होता है, ऐसा किस लिए होता, इसलिए होता है कि विभाजित ऊतकों उन भागों में ही पाए जाते हैं, इसलिए उस क्षेत्र में प्रॉपरली इनका डेवलप्ड होता है, यानी इसका विकास होता है। ऐसे ऊतकों को विभाज्योतक कहते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहा जाता है। यहाँ ध्यान देखिए, विभाजित के बारे में परिभाषा लिखते हैं, क्लियर नहीं हुआ। यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पौधों में वृद्धि एक कुछ निश्चित क्षेत्रों में होती है। पौधों में क्या होता है वृद्धि, यानी यहाँ जब पौधे लगाए तो इसके यानी यहाँ तक ये फैलेंगे, एक निश्चित क्षेत्र में होती है। ऐसे एक निश्चित क्षेत्र में होती है। ऐसा विभाजित क्या होता है, ऊतकों के उन भाग में पाए जाने के कारण होता है। ऐसा विभाजित किस लिए होता है, उन भाग में पाए जाने के कारण होता है। ऐसे उन भाग में पाए जाने के कारण होता है। देखिए, पौधा जो होता है, इसका डेवलपमेंट इसी क्षेत्र में होता है, यानी इसलिए होता है कि उन भाग में ये पौधे पाए जाते हैं, इसलिए उस क्षेत्र में इसका विकास होता है, विभाजित के कारण होता है। ऐसे ऊतकों को क्या कहते हैं, विभाज्योतक, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहा जाता है। ये विभाज्योतक किस प्रकार से किस भाग में स्थित होते हैं, ये देखिए, ये पौधों में किस भाग में स्थित होते हैं, इसके बारे में जानना प्रारंभ करते हैं। स्थित है विभाज्योतक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर इन्हें शीर्षस्थ विभाज्योतक के विभाजक पौधों में जो कहाँ अवेलेबल होते, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसके आधार पर विभाज्योतक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर इन्हें शीर्षस्थ के आधार पर ही इन्हें शीर्षस्थ कैम्बियम पार्श्वीय तथा अंतर्विष्ट भागों में वर्गीकृत किया गया है। यानी इसी डिवाइडिंग लाइन के आधार पर पौधों को शीर्षस्थ, कैम्बियम जिसको पार्श्वीय बोलते हैं, तथा अंतर्विष्ट, इन 3 भागों में वर्गीकृत क्लासिफाइड किया जाता है। विभाज्योतक के द्वारा तैयार नए कोशिकाएं प्रारंभ में विभाज्योतक की तरह होती है।
जैसे कि ये बढ़ती है, परिपक्व होती है और इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं और ये दूसरे उत्तकों के घटकों के रूप में विभाजित हो जाती है, दूसरे उत्तकों के रूप में घटक के रूप में विभाजित होते हैं। अब यहाँ एक छोटे से पौधे को देखना प्रारंभ करते हैं। हम सभी पौधों को देखिएगा आप सभी। ये अभी आपको शीर्षस्थ 3 कोशिकाओं के बारे में बताए थे ना, यह आपको शीर्षस्थ जिसको बोलते हैं शीर्षस्थ, ये हो गया आपको अंतर्विष्ट। ये इसी शीर्ष वाले पार्ट यानी पौधों के ऊपरी वाले पार्ट को शीर्षस्थ यानी इसके मिड वाले पार्ट को अंतर्विष्ट कहते हैं। और इसके नीचे वाले जो पार्ट होगा ये पार्श्व यानी ये पार्श्व होते हैं। ये पार्श्व विभोज्योतक यानी किसी पौधे के विभोज्योतक की स्थिति, किसी पौधों में विभोज्योतक की क्या स्थिति होती है इसके बारे में यहाँ क्लियरली बता दिया गया। अब ये तो जान लिए। अब नेक्स्ट आता है कि प्रारोह के शीर्षस्थ। यहाँ प्रारोह के शीर्षस्थ विभोज्योतक जड़ों के तनों की वृद्धि वाले भागों में विद्यमान रहता है। शीर्षस्थ प्रारोह, यहाँ ध्यान देंगे कि प्रारोह के शीर्षस्थ विभोज्योतक जड़ों एवं तनों के वृद्धि वाले भागों में विद्यमान रहता है। प्रारोह का शीर्षस्थ शीर्ष वाले जो स्थान जो है जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है, जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता, इनकी लंबाई में ग्रो करता है। तने की परिधि तथा मूल में वृद्धि पार्श्व विभोज्यता कैम्ब्रियन के कारण होती है। तने में देखिए, यहाँ ध्यान देंगे कि उनकी वृद्धि होती है। देखिए तना पौधों का जो पेड़ जो होता है ना, उसका तना का जो वृद्धि होता है, तने की परिधि या मूल की वृद्धि किसके कारण होता है? पार्श्व विभोज्योतक के कारण होती है। पौधे के तने की वृद्धि से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पौधे के तने की वृद्धि किससे होती है, तो इन्हें पार्श्व विभोज्योतक के कारण होती, पार्श्व विभोज्योतक के कारण इसकी वृद्धि होती है। यहाँ एक कोशिक उत्तक के बारे में संरचना देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ सबसे पहले एक अंतर्विष्ट विभोज्योतक कुछ पौधों में पार्श्वीय के आसपास पाई जाती है। विभोज्योतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है और इनके कारण पास और अधिक कोशिका द्रव, पतली कोशिका भित्ति और अंतर्विष्ट केंद्रक होते हैं। ये सारी उनके पास रसधानी नहीं होती है। ध्यान देना कि रसधानी नहीं होती। क्या हम सोच सकते हैं कि इनके पास राजधानी क्यों नहीं होती है और अपने पास राजधानी के कार्यों का संज्ञान ले सकते हैं? तो ये सारी चीजें दी हुई। अब आता है अस्थायी उत्तक। दूसरा आता है अस्थायी उत्तक। विभाज्योतक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या विभाज्योतक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या कारण क्या होता है? एक विशिष्ट कार्य करती है और विभाजित होने की शक्ति को खो देती है। विभाजित होने की जो उसकी पावर होती है, शक्ति होती है, उसको क्या करते हैं? ये खो देते हैं, जिसके फलस्वरूप वे अस्थायी उत्तक का निर्माण कर, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? इसके अस्थायी उत्तक का निर्माण करती है। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी उत्तक के और आकार लेने की प्रक्रिया को विविधीकरण कहते हैं। इस प्रकार क्या हुआ कि एक विशिष्ट कार्य को करने के लिए एक विशिष्ट उत्तक की भी निर्माण होती है और इस प्रकार की जो उत्तक बनने की क्रियाएं होती है, ये क्या कहलाता है? विभेदीकरण कहते हैं। विभोज्योतक की कोशिकाएं विशिष्टीकृत होती है। विभोज्योतक की उत्तक क्या होती है? यानी विशिष्टीकृत होती है। विभिन्न प्रकार की स्थायी उत्तक का विकास होती है। विभिन्न प्रकार की स्थायी उत्तक की विकास होती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा तने का सेक्शन, तने का आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि ये क्या है। इसका फर्स्ट लेयर है एपिडर्मिस, इसके बाहरी परत को एपिडर्मिस, उसके हाइपो, ये कटा हुआ है। ये देखिए इसका पूरा संरचना है और ये इसका इस प्रकार से संरचना है। इस प्रकार संरचना, इसका क्या रचना नाम है? ये बिंदा, ये सारे नाम क्या है? और इसका ये एक पार्ट निकाला गया है, जिसको इसमें से एक पार्ट ये है ना, इसको काट करके निकाला गया है। इसमें इसका क्या क्या नाम है इसको देखते हैं। इसके बाहरी वाले जो हिस्सा है ना, इसका बाहरी वाली, इसको ट्राइकोमा, इसको क्या बोलते हैं? ट्राइकोमा। दूसरा जो इसके सेकेंड, इसके बीच में जो इस प्रकार की रचनाएं होती है, इसे म्यूसिलेगिन कैनाल, म्यूसिलेगिन कैनाल कहते हैं। इसे इस प्रकार की रचनाएं पे जो पाई जाती है उसको म्यूसिलेगिन कैनाल कहते हैं। और इसके बीच इस प्रकार के जो ये इसके पहली स्तर पर का जो क्षेत्र होता है इसको क्या कहते हैं? क्यूटिकल कहते हैं। अब इसमें बड़े बारे में देखें, एपिडर्मिस, इसके बाहरी वाले क्षेत्र को एपिडर्मिस, इसके सेकेंड वाली
सेकंड वाली लेयर को हाइपोडर्मिस, जो कि जल को ग्रहण करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स को। ये इस प्रकार से यहाँ पे एंडोडर्मिस, एंड इसके अंदर वाले क्षेत्र को, अंदर जो है एंडोडर्मिस। नेक्स्ट पेरीसाइकल, नेक्स्ट आता है पेरीसाइकिल। ये आता है फ्लोएम। फ्लोएम पौधों में भोजन ग्रहण करने का काम क्या करता है, फ्लोएम भोजन को बना करके ये पौधों को पहुंचाने क्या करता है, कौन काम करता है, ये फ्लोएम करता है। कैम्बियम, कैम्बियम पौधों के तने का जो विकास करता है, कैम्बियम। मेटाजाइलम, मेटाजाइलम जाइलमों का समूह जो मेटाजाइलम कहता है। नेक्स्ट आता है मज्जा किरण, मज्जा रेस, जाइलम। नेक्स्ट आता है जाइलम, पौधों में जल के हस्तांतरण के, जल का शोषण करने के लिए जाइलम होता है। और इस प्रकार की जो ये बीच में खाली जगह होती है इसको पिथ बोला जाता है, पिथ बोला जाता है। इस प्रकार की ये रचनाएं थी। तने का सेक्शन कार्ड, ये तने का सेक्शन कार्ड, ये सेक्शन भी आपको मिल जाएगा आपको टेलीग्राम के चैनल पर। यहाँ टेलीग्राम चैनल नहीं, ग्रुप पर, स्टूडेंट के नाम है स्टूडेंट डाटा 247, वहाँ से आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं इस PDF को। अब ये हो गया। अब आता है आपको अस्थाई सरल उत्तक। अस्थाई सरल उत्तक एपिडर्मिस के नीचे, यहाँ ध्यान देंगे, अस्थाई सरल उत्तक को क्या किस प्रकार से हम डिफाइन करने वाले हैं, किस प्रकार से समझने वाले हैं। तो इसको देखिए, प्रारंभ करते हैं कि एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परत होती है। एपिडर्मिस के नीचे क्या होती है कि कोशिकाओं की कुछ परत होती है, जिसे सरल अस्थाई उत्तक, जिसे क्या कहते हैं, जिसे सरल उत्तक कहते हैं। पेरेन्काइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल उत्तक अस्थाई उत्तक है, जिसमें पेरेन्काइमा ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रकार के अस्थाई उत्तक क्या कहलाते हैं, अस्थाई उत्तक क्या कहलाते हैं, सरल उत्तक कहलाते हैं। यह एक पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। यानी ये जो पेरेन्काइमा जो होता है इसका ये क्या होती है, एक पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। पतली कोशिका भित्ति सरल कोशिकाओं वाले से बना होता है ये उत्तक। ये जीवित कोशिकाएं होती है। ये क्या होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, जो कोशिकाएं होती है। ये प्रायः क्या होते हैं, ये प्रायः बंधन मुक्त होती है, यानी ये बॉन्डलेस होते हैं, बंधन मुक्त होते हैं। इस प्रकार के उत्तक की कोशिकाओं के मध्य काफी रिक्त स्थान पाए जाते हैं। इस प्रकार के कोशिकाओं के उत्तक के मिड में क्या होती हैं, काफी स्थान पाए जाते हैं, स्थान पाए जाता है। चित्र के अनुसार इसे काफी रिक्त स्थान पाए जाते हैं। इसे 6.4 में यहाँ ध्यान दीजिएगा, 6.4 जो है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, सरल उत्तक है। इसमें देखिए अंतर को, ये दो कोशिकाओं के मध्य जो कि ये दो ढेर सारी उत्तक कोशिकाएं मिलकर क्या करता है, उत्तक बनाता है। यानी उसके बीच में, उत्तक के बीच में स्थान जो खाली रहता है, अंतर कोशिकीय इंटरसेलुलर क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर प्लेस कहते हैं, यानी अंतर कोशिकीय स्थान कहते हैं। जो देखिए यहाँ भित्ति की मोटाई, ये है भित्ति की मोटाई। नेक्स्ट आता है ये इस प्रकार की आई जैसी रचना जो है, ये क्या है, केंद्रक है। नेक्स्ट है रसधानी और कोशिका भित्ति, रसधानी और कोशिका भित्ति, ये सारी संरचनाएं हैं जो कि आपको सरल उत्तक के बारे में दिया हुआ था। इसको जूम कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है ये स्क्लेरेन कायमा क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। स्क्लेरेन कायमा देखिए, इसमें क्या होते हैं, एक सरल छिद्र होते हैं, युग्मक, जो कि युग्मक बनाने का जीर्ण देखिए यहाँ है, संकीर्ण ल्यूमेन और लिपित मोटी भित्ति। नेक्स्ट है लिपित मोटी भित्ति। अनुदैर्ध्य सेक्शन इस प्रकार से थे। क्लोरोफिल पाया जाता है। ये सारी रचनाएं हैं कोशिकाओं द्वारा। एपिडर्मिस कोशिकाएं इस प्रकार के सारी आगे दी हुई, आपको ये पढ़ लीजिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्या आता है उसको देखते हैं। जटिल अस्थाई उत्तक, यहाँ ध्यान दीजिए, प्रकाश, यहाँ ध्यान देंगे। याद करें कि प्रकाश संश्लेषण किसी गैस की आवश्यकता होती है, के लिए किसी गैस की आवश्यकता होती है। तो मैं बता दूं कि प्रकाश संश्लेषण एक जैविक क्रिया है, जिसमें सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की सनलाइट्स की उपस्थिति में क्लोरोफिल, पौधों के हरे पत्ते में क्लोरोफिल नामक हरे रंजक या वर्णक पाया जाता है, जिसकी सहायता से पौधे अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट्स तैयार करते हैं, ग्लूकोज तैयार करते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन का कारण का उल्लेख करें। ये सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैं बताऊंगा आपको आगे। नेक्स्ट आता है जटिल अस्थाई उत्तक। जटिल अस्थाई उत्तक क्या है, इसके अब तक हम भी एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बने विभिन्न प्रकार के उत्तकों पर विचार कर रहे हैं। अभी तक हमने एक ही प्रकार के वस्तुओं से बने विभिन्न प्रकार के उत्तकों के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, चलनी नलिका, ये सारी दी हुई है, यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं।
कि ऐसे ऊतक को साधारण अस्थायी ऊतक कहते हैं, यानी इस प्रकार के ऊतक को साधारण अस्थायी ऊतक कहते हैं। एक ही तरह के दिखे, चूंकि है जो एक ही तरह के दिखाई देते हैं, ऐसे ऊतक को साधारण ऊतक कहते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ था, यहाँ मैं जूम कर लेता हूँ। अब तक हम एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने हुए विभिन्न प्रकार के ऊतकों पर विचार कर चुके हैं तो यानी चुके हैं जो कि एक ही तरह के दिखाई देते हैं, एक ही तरह के देखने में एक ही तरह के होते हैं। ऐसे ऊतक को क्या कहते हैं, साधारण अस्थायी ऊतक कहते हैं। अन्य प्रकार के अस्थायी ऊतक को जटिल ऊतक कहते हैं। अन्य प्रकार के जो भी ऊतक होते हैं इसे जटिल अस्थायी ऊतक कहते हैं। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। जटिल ऊतक क्या होते हैं, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, और एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। एक साथ मिलकर के एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। एक साथ मिले हुए होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अलग अलग कार्य करते हैं, यानी ये सारे मिलकर के एक काम को संपन्न करते हैं, यानी एक काम को करने में सभी मदद करते हैं, यानी सहयोग करते हैं। ऊतकों के उदाहरण है, इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं। इन दो प्रकार के ऊतक जो भी हैं इसे संवहन ऊतक, जिसे संवहन डिफ्यूजन ऊतक भी कहते हैं, संवहन ऊतक भी कहते हैं। और ये मिलकर के संवहन बंडल का निर्माण करते हैं, और ये मिलकर के क्या करते हैं, संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। संवहन जटिल पौधों की एक विशेषता है। संवहन क्या है, जटिल पौधों की एक विशेषता है जो कि उनको स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूल। जटिल क्या है, ये क्या है, ये और ये दोनों संवहन ऊतक भी है। और ये क्या है, मिलकर के संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। संवहन ऊतक जटिल पौधों की एक विशेषता है। संवहन ऊतक क्या है, जटिल पौधों की एक विशेषता है जो कि उनको स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती है। जो क्या करती है, उसे ये स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाते हैं, उन्हें अनुकूल बनाते हैं। फाइबर रेशे से मिलकर बना होता है। फाइबर रेशे से मिलकर ट्रैकिड एक वाहिका की कोशिका की भित्ति मोटी होती है और उनको कई परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं, और उनके कई मृत कोशिकाएं मृत होती है। मृत ट्रैकिड और वाहिकाओं का रचनाकार नलिकाकार होती है। ट्रैकिड और वाहिकाओं का संरचना क्या होती है, ट्रैकिड और वाहिकाओं का वेसल्स का क्या संरचना क्या होती है, नलिकाकार होती है। इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। क्या डायरेक्टली संवहन होता है। पौधों में क्या होता है, यानी ये एक प्रकार से नलिकाएं वेसल्स मिलकर के नलिकाओं का निर्माण होता है। और ये क्या करते हैं, पौधों के जल और खनिज लवण का क्या करते हैं, ये पौधों में संवहन करने का कार्य करते हैं। संवहन होती। इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होती है। पेरेन्काइमा भोजन का संग्रहण करती है। पेरेन्काइमा क्या करती है, भोजन का संग्रहण करती है, भोजन को कलेक्ट करने का काम करता है। जैलम और फाइबर रेशे मुख्यतः सहारा देने के, जैलम और फाइबर क्या करते हैं, मुख्यतः सहारा देने का कार्य करते हैं, यानी जल पहुंचाने का कार्य करते हैं, पौधों में सहारा देने का कार्य करते हैं। फ्लोएम 5 प्रकार के अवयवों, फ्लोएम किससे 5 प्रकार के अवयवों, चलनी कोशिकाएं, चलनी नलिका, स्लाइव ट्यूब्स, स्थायी कोशिकाएं, फ्लोएम, पेरेन्काइमा तथा फ्लोएम रेशों से मिलकर के बना होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फ्लोएम कितने प्रकार की कोशिकाओं से, कितने प्रकार के अवयवों से मिलकर के बने होते हैं, तो 5 प्रकार के अवयवों से मिलकर के बने हुए हैं। अवयवों से चलनी कोशिकाएं, पहला है चलनी कोशिकाएं, जो कि दूसरी है चलनी नलिका, तीसरा है स्थायी ऊतक, साथी कोशिकाएं, चौथा है आपको फ्लोएम पेरेन्काइमा तथा फ्लोएम रेशा से मिलकर के बना होता है। ये 5 थे जो कि जिससे मिलकर के स्थायी फ्लोएम का निर्माण हुआ है। चलनी छिद्र, ये नहीं देखिए, यहाँ ध्यान देंगे, मिलकर के बना होता है। चलनी छिद्रित भित्ति वाले नलिकाधार कोशिकाओं की होती है। फ्लोएम पत्तियों के भोजन को पौधों के वातावरण में तक पहुंचाने का काम करते हैं। फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं हैं। फ्लोएम कोशिकाएं क्या है, ये जीवित सेल्स है। फ्लोएम कोशिकाएं क्या है, ये जीवित कोशिकाएं हैं। यहाँ फ्लोएम और जैलम के बारे में जानते हैं, ध्यान देंगे। यहाँ सभी इसमें ये छोटा छोटा छिद्र होता है। फ्लोएम ये क्या है, जटिल ऊतक के प्रकार, जटिल ऊतक के क्या क्या प्रकार है, इसके बारे में देखिए। यहाँ फ्लोएम है, इसकी संरचना देखिए, इसके 5 से मिलकर के
पहला है आपको अस्थाई ऊतक, अस्थाई कोशिकाएं, दूसरा है फ्लोएम प्रेनकाइमा, तीसरा है चलनी नलिका और चौथा है आपको चलनी प्लेट और पांचवा एक और जिससे मिलकर के ये बना हुआ होता है। नेक्स्ट आता है आपको कोशिका द्रव और केंद्र किस प्रकार के पाए जाते हैं। वाहिका, ये वेसल्स, वाहिकाओं का किस प्रकार से निर्माण हुआ था, यहाँ ट्रैकिड। नेक्स्ट है ट्रैकिड, यानी ये सारी संरचनाएं हैं अस्थाई ऊतक के, जटिल अस्थाई ऊतक के। नेक्स्ट क्या आता है इसके बारे में ध्यान देते हैं। नेक्स्ट आता है आपको जंतु ऊतक, यानी एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक। हम जब हम सांस लेते हैं, यहाँ सेशन कितना टाइम का हो गया है, यहाँ ध्यान देंगे, अभी आधा घंटा मैं एक और क्लास लूँगा कि जंतु ऊतक क्या है। जब हम सांस लेते हैं तो हम अपनी छाती की गति को महसूस करते हैं। जैसे सांस लिए तो क्या हुआ कि अभी हमारे छाती में क्या हुआ, चेस्ट में क्या हुआ कि कुछ गति हुई। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको दिखा रहा हूँ क्या हुआ इसके छाती में क्या हुआ, छाती में कुछ गति होती है। शरीर के ये अंग कैसे गति करते हैं, शरीर के ये अंग किस प्रकार से गति करते हैं, यानी चलने का काम करते हैं, तब समझते हैं गति करते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ विशेष कोशिकाएं होती है। इसके लिए हमारे पास क्या होती है, कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जो कि छाती में गति होती है, अंदर एक्सटर्नल इंटरनल गति मोशंस होते रहते हैं इस प्रकार की। हम इसे पेशीय कोशिका, इस प्रकार की कोशिकाओं को हम पेशीय कोशिका भी कहते हैं। हम इस प्रकार की कोशिका को पेशीय कोशिका भी कहते हैं। कि ये देखिए अमाशय है, ये इसका नेक्स्ट संरचना है जो कि अमाशय है। देखिए ये चिकने पेशीय रेशे, ये क्या है, चिकने पेशीय रेशे हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये क्या है, पेशीय रेशे। मसल्स रेशे कौन कौन से, ये देखिए यहाँ देखिए पेशीय, चिकने पेशीय रेशे, कोशिकाएं, केंद्रक। ये देखिए पेशीय रेशे क्या है, यहाँ ये सारी चीज़ें दी हुई है। एपिथिलिन ऊतक क्या है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा अभी आपको। देखिए ध्यान देंगे, सांस लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते समय क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, नहीं महामूर्ख है क्या। ऑक्सीजन सांस लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं। यह ऑक्सीजन कहाँ जाती है, यह ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है, कहाँ चलती है, यह फेफड़ों के द्वारा अवशोषित की जाती है। यह फेफड़ों के द्वारा ऑक्सीजन क्या होता है, अवशोषित की जाती है तथा रक्त के द्वारा शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचती है। हम जो सांस लेते हैं ये फेफड़ों में चले जाते हैं और फेफड़ों के द्वारा रक्त के ब्लड के डिफरेंट भाग में चले जाते हैं, ब्लड तक पहुंचने का कार्य करते हैं। कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कोशिकाओं को क्या होती है, सेल्स की आवश्यकता होती है ताकि वे जीवित रहने के लिए जीवित रह सके होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य, प्रश्न ध्यान देंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य इस प्रश्न के हल के लिए एक संकेत देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क जो है इस प्रश्न के हल के लिए एक संकेत देता है, जिसके बारे में हम पीछे पहले पढ़ चुके हैं। रक्त अपने साथ विभिन्न पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। रक्त क्या है, अपने रक्त, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि रक्त क्या करते हैं कि रक्त अपने साथ ओनली रक्त नहीं जाते, अपने साथ प्लाज्मा जो कि प्लेटलेट्स, इस प्रकार की ढेर सारे पदार्थों को साथ में ले जाने का यानी ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन क्या करता है कि कोशिकाओं तक भोजन और ऑक्सीजन को रक्त क्या करता है, पहुंचाने का कार्य करता है। यह शरीर के सभी भागों में अवशिष्ट पदार्थों को एकत्र कर तथा यकृत तथा वृक्क तक के लिए पहुंचता है, वृक्क तक पहुंचाता है उत्सर्जित करने के लिए, जिसे उत्सर्जन के लिए पहुंचाता है, वृक्क तक उत्सर्जन के लिए पहुंचाता है। रक्त और पेशियाँ दोनों ही को हमारे शरीर में पाए जाते हैं। रक्त और पेशियाँ, ब्लड और मसल्स, रक्त और पेशियाँ दोनों ही हमारे शरीर में, बॉडी में पाए जाते हैं। उदाहरण के उनके कार्य के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जंतुओं, इनके रक्त और पेशियों के आधार पर उदाहरण के उनके कार्य के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जंतुओं ऊतकों के बारे में विचार कर सकते हैं। इनके आधार पर ही हम विभिन्न प्रकार के ऊतकों के बारे में विचार कर सकते हैं। एपिथेलियम जो कि आता है आपको, पहला आता है एपिथेलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, पेशीय ऊतक, मसल्स टिश्यू तथा तंत्रिका ऊतक। रक्त संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। ब्लड क्या है, संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। टाइप्स ऑफ कलेक्टिव टिश्यू का एक टाइप्स है। क्या है, ब्लड क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक का एक प्रकार है।
अब आता है एपिथेलियम ऊतक। जंतु शरीर को ढकने का या बाह्य रक्षा प्रदान करने के लिए एपिथेलियम ऊतक होती है। शरीर को बाहर से रक्षा करने के लिए और ढकने के लिए क्या होते हैं, एक एपिथेलियम ऊतक का आवश्यकता होती है। और अंदर देखिए, अंदर यहाँ दूसरे हुए थे एपिथेलियम ऊतक के बने होते हैं, यानी ये सेल डिटेल्स दिए हुए हैं, इसके बारे में आप सभी पढ़िएगा नीचे। नेक्स्ट क्या आता है उसको बारे में देखते हैं, आप सभी सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। तो नेक्स्ट आता है कि आपको संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक क्या क्या है? रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक बॉडी को, यहाँ एपिथेलियम ऊतक किसे कहेंगे? बॉडी को ढकने का जो, यानी बॉडी को ढकने का जो काम करते हैं। ये जो स्किन है ये आपको एपिथेलियम ऊतक है। दूसरा आता है कि संयोजी ऊतक। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक। रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार का संयोजी कनेक्टिव टिश्यू है। इसे संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं? इसे संयोजी रक्त को हम संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं? ये देखिए, इस प्रश्न का भी उत्तर मिलने वाले हैं आपका यहाँ। इस अध्याय की भूमिका में इस संबंध में एक संकेत दिया गया है। इसके अध्याय के शुरू में ही एक संकेत मिला हुआ था। आइए अब हम इस तरह के ऊतक के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं यहाँ कि ये संयोजी ऊतक है तो किस प्रकार से है। यहाँ ध्यान देंगे सभी कि यहाँ ये किसकी रचना है, ये ब्लड की है ना, न्यूट्रोफाइल्स। यहाँ क्या दिया हुआ है? श्वेत रक्त कोशिकाएं। ब्लड में श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है। लिम्फोसाइट्स होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं, प्लेटलेट होते हैं, अक्षारकीय बेसोफिल होती है, आइसो न्यूट्रोफिल होती है, कोशिका द्रव होते हैं और ऊतक होती है। ये ब्लड की संरचना है, ये सारी चीज़ें होती है। आप नेक्स्ट आता है हेवर्स नालिका। हेवर्स नलिकाएं क्या है इसके बारे में जानते हैं। सूक्ष्म नलिका क्या है? लाल रक्त कणिकाएं क्या है? रेड ब्लड प्रोसेस। उपाणु या पट्टिकाणु, कचाभिया अधरात्री। नेक्स्ट आता है आपको एपिडोवसाया साइट में क्या सब पाया? में क्या सब पाया जाता है? मोटी सूक्ष्म बिंदु, केंद्रक, न्यूक्लियस तो सब में पाया जाता है। एपिडोसाइट्स भी पाए जाते हैं आपको एपिडोसाइट्स में। नेक्स्ट आता है आपको यहाँ क्या होता है? संयोजी ऊतक के प्रकार। संयोजी ऊतक के कौन कौन से प्रकार है इसके बारे में देखिए। जलिका फाइबर, रेसकोक, बृहत भक्षाणु, कोलेजन फाइबर, संपोषणी कोशिकाएं, प्लाज्मा कोशिकाएं, इस प्रकार की ये सारे पार्ट पाए जाते हैं आपको तरल संयोजी ऊतक में, कनेक्टिव टिश्यू में, ऊतक में। अब नेक्स्ट आता है आपको पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है। पेशीय ऊतक क्या होती है? एक लॉन्ग सेल्स का बना होता है, यानी लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे पेशीय ऊतक, पेशीय रेशा मसल्स फाइबर कहते हैं। पेशीय ऊतक क्या होता है कि पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे पेशीय रेशा भी कहते हैं, मसल्स फाइबर भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर में गति के लिए उतरता है। हमारे शरीर में क्या होती है, यानी शरीर में जो भी गति होती है उनके लिए पेशीय ऊतक जिम्मेवार होते हैं। पेशीय ऊतक उत्तरदायी होती है, जिम्मेदार। पेशियों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है। पेशियों में क्या होती है? एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, तो जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन भी कहते हैं, जिसके संकुचन एवं प्रसार के कारण गति हो, जिसके संकुचन यानी सिकुड़ने और फैलने के कारण गति होती है, जिसकी गति होती है। कुछ पेशियां की हम इच्छानुसार गति करा सकते हैं, कुछ पेशियां की हम इच्छानुसार भी गति करा सकते हैं, और हाथ में विद्यमान पेशियों के द्वारा हम उनकी गति को रोक भी सकते हैं। ये सारी चीज़ें दी हुई, आप सभी टेलीग्राम से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, जो कि दिया हुआ था। नेक्स्ट आता है आपको तंत्रिका ऊतक। सभी कोशिकाओं में, यहाँ ध्यान देंगे, तंत्रिका सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के अनुकूलन प्रतिक्रिया। सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के अनुकूलन प्रतिक्रिया करने की क्षमता क्या होती है? तंत्रिका ऊतक के द्वारा ही संपन्न होती है क्षमता। यद्यपि तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र ही उत्तेजित, यद्यपि क्या होता है कि तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं शीघ्र ही उत्तेजित होती है। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे आपको यहाँ एक चोट लगाते हैं, यहाँ जो काटने का काम करते हैं, तो यहाँ कैसे हम पता चलते हैं कि ये हुआ? तो ये क्या होते हैं? ये तंत्रिका ऊतक जो यानी फास्टली ये एक्शन लेते हैं, फास्टली ये कार्य करते हैं, उत्तेजित होते हैं।
और इस उत्तेजना शीघ्र ही शरीर के पूरे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। यानी जैसे यहाँ है तो यहाँ से डायरेक्टली ये ब्रेन में पहुंचता है, वहाँ से रिएक्शन होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचती है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतक की बनी होती है। मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क ये ब्रेन और मेरुरज्जु जो कि ये पीछे की रेड की हड्डी जिसको मेरुरज्जु बोलते हैं, ये सारी तंत्रिका ऊतक की बनी होती, तंत्रिका ऊतक की बनी होती। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं, ध्यान देंगे, तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है, न्यूरॉन कहलाता है। न्यूरॉन में कोशिका केंद्रक तथा साइटोप्लाज्म भी होता है। न्यूरॉन में क्या होते हैं? कोशिका होते हैं, केंद्रक होते हैं और साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है। पतली बाल जैसी शाखाएं निकली होती है जिसे कि डेंड्रॉइड्स भी कहते हैं। लंबा प्रवर्त जिसे कि एक्सोन कहते हैं। पतली जैसी रचना होती है जिसे एक्सोन कहते हैं, तथा बहुत सारी छोटी शाखित होती है जिसे डेंड्रॉइड्स कहते हैं। और तंत्रिका ऊतक कोशिका 1 मीटर लंबी हो सकती है। ये बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर के तंत्रिका ऊतक का निर्माण करते हैं, तंत्रिका ऊतक का निर्माण करते हैं। यानी ध्यान देंगे, यहाँ लास्ट ही है, मैं एक सेशन को लास्ट करने वाला हूँ। अब यहाँ क्या है कि ये न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन की संरचना देखिए। तंत्रिका ऊतक की इकाई, यहाँ इसके बारे में हम फिर से पढ़ते हैं। मेरुरज्जु की बनी होती है। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं, यहाँ ध्यान देंगे कि तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका ऊतक में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उसको क्या कहते हैं? तंत्रिका ऊतक या न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन में कोशिका केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य, न्यूरॉन में क्या होती है? कोशिका केंद्रक न्यूक्लियस भी पाया जाता है और साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य भी पाया जाता होते हैं। इससे पतले लंबे जैसी शाखित शाखाएं निकले हुए होते हैं। इससे पतले लंबे जैसी शाखित शाखाएं निकले हुए होते हैं। पतले शाखित शाखाएं निकले हुए होते हैं, जिसे प्रायः न्यूरॉन में इस तरह का एक लंबा प्रवर्त होता है जिसे एक्सोन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? एक्सोन कहते हैं। तथा बहुत सारे छोटे छोटे संरचना, इस प्रकार के जो भी छोटे संरचना है ना, इसको डेंड्रॉइड्स कहते हैं। तंत्रिका कोशिका 1 मीटर की लंबी हो सकती है। बहुत सारी तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ ये लंबा प्रवर्त निकला नहीं, इसे डेंड्रॉइड्स भी कहते हैं। कोशिका का ये न्यूक्लियस हो गया, आपको डेंड्रॉइड्स हो गया। ये तंत्रिका कक्ष, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंद कहते हैं। तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदनाएं जो भी होती हैं उसके तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। तंत्रिका का स्पंदन हमें इच्छा अनुसार अपनी पेशियों की गति करने की सहायता करता है। यानी हमारी पेशियाँ का जो इच्छा होता है उसकी पेशी को गति करने के इच्छानुसार अपनी पेशियां गति करने में सहायता करता है। तंत्रिका तथा पेशीय ऊतक का कार्यात्मक संयोजन सभी जीवों में मौलिक इकाई है। तंत्रिका, ध्यान देंगे कि तंत्रिका तथा पेशीय ऊतक का कार्यकाल, तंत्रिका तथा पेशीय ऊतक का कार्यात्मक संरचना। ध्यान देंगे कि तंत्रिका तथा पेशीय ऊतक का कार्यात्मक संयोजन प्रायः सभी जीवों में मौलिक होती है, सभी जीवों में फंडामेंटल होती है, मौलिक होती है। साथ ही यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को गति प्रदान करता है। उत्तेजना के साथ क्या होती है? जंतु को गति प्रदान करने का कार्य करता है। अब इस प्रकार से ये दिए हुए हैं एग्जाम्स, ये इस प्रकार की चीज़ें। आज का चैप्टर लास्ट होते हैं। ये आपने क्या सीखा इस चैप्टर से, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि आपने क्या सीखा। ये 1 लाइनर्स के फॉर्म में होते हैं, इसके बारे में जानना प्रारंभ करते हैं। ये है कि ऊतक कोशिकाओं के समूह होता है। ए ग्रुप ऑफ सेल्स, क्या कहा था? ए ग्रुप ऑफ सेल्स इज टिश्यू इज कॉल्ड, ए ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। यानी कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। इसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिकाओं के संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई को ऊतक कहते हैं। और कोशिकाओं किसे कहते हैं? कि जीवों की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं, और कोशिकाओं के आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को ऊतक कहते हैं। ऊतक, पौधों के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पौधों के ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। पौधों के ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। पहला विभाज्योतिक ऊतक और दूसरा है अस्थायी ऊतक। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पौधों में कितने प्रकार के ऊतक होते हैं? तो पौधों में आपको 2 प्रकार के ऊतक है, विभाज्योतिक ऊतक तथा अस्थायी ऊतक। विभाज्योतिक ऊतक जो होता है मेरिस्टेमेटिक
ऊतक एक विभाज्य ऊतक है। ये क्या है? एक डिवाइड ऊतक है तथा यह पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी ये पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्र में एरिया में पाए जाते हैं, पौधों के डेवलप्ड एरिया में ये पाए जाते हैं। विभाज्यतिक ऊतक मेरिस्टेमेटिक एक विभाज्य ऊतक है। यह पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। अस्थायी ऊतक विभाज्योतक से बने होते हैं। अस्थायी ऊतक क्या होते हैं? विभाज्योतक के से बने होते हैं जो एक बार विभाजित होने की क्षमता को खो देते हैं, जो कि एक बार विभाजित होने की क्षमता को खो देते हैं। इसकी सरल तथा इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें सरल तथा जटिल ऊतकों में वर्गीकृत किया गया है। अस्थायी ऊतक को पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा तथा स्क्लेरेनकाइमा क्या है? एक सरल ऊतकों के 3 प्रकार है। सरल ऊतक के कौन कौन से प्रकार हैं? आपसे पूछे पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ये 3 प्रकार के सरल ऊतक के प्रकार है। जाइलम और फ्लोएम क्या है? एक जटिल ऊतक के प्रकार है। जाइलम और फ्लोएम आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के ऊतक है। जाइलम, यहाँ याद रखना आपको, जाइलम और फ्लोएम क्या है? जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक के प्रकार है। जटिल ऊतक के प्रकार हैं। जटिल ऊतक के प्रकार हैं। एपिथेलियमी पेशीय संयोजी तथा तंत्रिका ऊतक जंतु ऊतक होते हैं। एपिथेलियम पेशीय तथा संयोजी ऊतक किस में पाए जाते हैं? एनिमल या प्लांट में। तो आपको याद रखना है ये जंतु ऊतक होते हैं, यानी ये जंतु ऊतक होते हैं। आकृति और कार्य के आधार पर एपिथेलियम ऊतक को सल्की और घनाकार स्तंभाकार रेशमीय ग्रंथिल श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। आकृति और कार्य के आधार पर एपिथेलियम ऊतक को सल्की, घनाकार, स्तंभाकार, रोमियो तथा ग्रंथिल श्रेणियों में विभाजित किया गया है। के आधार पर एपिथेलियम ऊतक को हमारे शरीर में विद्यमान संयोजी ऊतक के विभिन्न प्रकार हैं। हमारे शरीर में विद्यमान संयोजी ऊतक के विभिन्न प्रकार है। एरियोलर ऊतक, एडिपोज वसाशय ऊतक, अस्थि कड़रा, स्नायु उपस्थ, इस प्रकार के रुधिर, ये सारे क्या है? ये कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल है। रुधिर पेशीय ऊतक के 3 प्रकार के होते हैं। पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। रेखित, आरेखित और कार्डिक। हृदय जैसे कि हृदय के तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना जो संवेदनाओं को प्राप्त कर संचालित करता है। संवेदनाओं को संचालित करने का कार्य करता है। तो चलिए आज का सेशन यही खत्म करते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।